नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज तारीख है 29 दिसंबर 2025 और दिन है साल का आखिरी सोमवार। साल 2025 अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन जाते जाते ये साल हमें कुछ ऐसी खबरें दे रहा है जो आने वाले 2026 की राजनीति, कूटनीति और समाज की दिशा तय करेंगी। आज हमारे पास खबरों का वो पुलिंदा है जो न सिर्फ आपको चौंकाएगा बल्कि सोचने पर भी मजबूर करेगा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के उस कबूलनामे की जिसने ये साबित कर दिया कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर का खौफ किस कदर सरहद पार बैठा हुआ था। हम विश्लेषण करेंगे उस सियासी ड्रामे का जो बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर चल रहा है। क्या बिहार को जल्द ही एक नया वारिस मिलने वाला है? साथ ही हम चलेंगे बंगाल, जहां ममता बनर्जी के दुर्गा आंगन ने बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। मनोरंजन जगत से दृश्यम 3 का विवाद हो या फिर सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट, हर खबर की तह तक जाएंगे हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का विशेष और सबसे विस्तृत न्यूज बुलेटिन। सबसे पहले रुख करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का। आज पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आई है जिसने वहां की सेना और सरकार दोनों के बयानों की पोल खोल कर रख दी है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में एक भरी सभा में एक ऐसा राज खोला है जो सीधे तौर पर इस साल मई में हुए भारत के ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा है। आपको याद होगा, इसी साल 7 मई 2025 को भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के भीतर आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। उस वक्त पाकिस्तान की सेना ने बड़े बड़े दावे किए थे कि वो तैयार हैं, लेकिन आज आसिफ अली जरदारी ने अपनी पत्नी बेनजीर भुट्टो की 18वीं बरसी पर लरकाना में बोलते हुए उस वक्त के असली खौफ का मंजर बयां किया है। जरदारी ने बताया कि जब भारत का हनहिला शुरू हुआ तो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी भागते हुए उनके पास आए। जरदारी के शब्दों में उनके सेक्रेटरी ने कहा, सर जंग शुरू हो गई है, चलिए किसी बंकर में चलते हैं, वो सुरक्षित जगह होगी। सोचिए, पाकिस्तान का राष्ट्रपति भवन और वहां का मिलिट्री अमला किस कदर डरा हुआ था कि उन्हें सीधे बंकर में छिपने की सलाह दी जा रही थी। हालांकि जरदारी ने अपने भाषण में खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने बंकर में जाने से मना कर दिया था। उनका कहना था, लीडर बंकर में नहीं मरते, वो युद्ध के मैदान में मरते हैं। अगर शहादत आनी है तो यहीं आएगी। लेकिन इस बयान के राजनीतिक मायने बहुत गहरे हैं। जरदारी ने यह भी दावा किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की तारीफ की है। जरदारी ने यहां तक कहा कि पीपुल्स पार्टी ने ही जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया है। ये बयान साबित करता है कि पाकिस्तान में सरकार अभी भी सेना को खुश करने की कोशिश में लगी है, जबकि हकीकत ये है कि मई के उस 4 दिनों के संघर्ष में पाकिस्तान की हालत खराब थी, जिसे अब उनके राष्ट्रपति ने खुद अनजाने में ही सही स्वीकार कर लिया है। अब नजर डालते हैं बिहार की राजनीति पर, जहां सत्ता के गलियारों में एक नए नाम की गूंज सुनाई दे रही है, निशांत कुमार। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे जो अब तक राजनीति की चकाचौंध से दूर थे, अब उन्हें लॉन्च करने की तैयारी जोरों पर है। रविवार को पटना के गर्दनी बाग इलाके में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने 12 घंटे की भूख हड़ताल की। उनकी मांग सिर्फ एक थी, निशांत कुमार को आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल किया जाए और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। जेडीयू नेता मुकुंद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि निशांत कुमार उच्च शिक्षित हैं, समझदार हैं और अब वक्त आ गया है कि वो पार्टी की कमान संभालें। कार्यकर्ताओं का कहना है कि भविष्य में अगर कोई मुख्यमंत्री बन सकता है तो वो निशांत कुमार ही हैं। इसके लिए बकायदा पटना में पोस्टर लगाए गए हैं और सिग्नेचर कैंपेन चलाया जा रहा है। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नीतीश कुमार की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए पिछले काफी समय से ये सवाल उठ रहा था कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने भी हाल ही में कहा था कि पार्टी के अंदर निशांत को लेकर एक मजबूत भावना है और फैसला अब निशांत जी को ही लेना है। हालांकि निशांत कुमार अभी भी कैमरे के सामने नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने कोई बयान दिया है, लेकिन जिस तरह से पार्टी के नेताओं ने ये माहौल बनाना शुरू किया है, उससे साफ लगता है कि 2026 आने से पहले बिहार की राजनीति में एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिल सकता है।
क्या ये परिवारवाद की नई शुरुआत है या जेडीयू की मजबूरी? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां धर्म और राजनीति का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में दुर्गा आंगन मंदिर की आधारशिला रखने जा रही हैं। ये कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है। राज्य सरकार इसके लिए करीब 262 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और ये 17 एकड़ जमीन पर बनेगा। लेकिन शिलान्यास से ठीक पहले इस पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण और मुस्लिम दबाव में झुकने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक सनसनीखेज दावा किया है। उनका कहना है कि ममता सरकार ने दुर्गा आंगन के लिए जो जगह पहले चुनी थी उसे बदलना पड़ा। क्यों? शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि उस जमीन के मालिक मुस्लिम समुदाय के लोग थे और उन्होंने दुर्गा मंदिर के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए बिना किसी विरोध के मंदिर की जगह ही बदल दी। वहीं तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ये सब बीजेपी का दुष्प्रचार है। सरकार का तर्क है कि नई जगह ज्यादा बड़ी और मंदिर के लिए ज्यादा उपयुक्त है। विश्लेषक इसे 2026 के विधानसभा चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। ममता बनर्जी ने पहले दीघा में जगन्नाथ मंदिर बनवाया, फिर सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का वादा किया और अब कोलकाता में दुर्गा आंगन। ये साफ तौर पर बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे की काट है। यूनेस्को द्वारा दुर्गा पूजा को विरासत का दर्जा मिलने के बाद ममता बनर्जी खुद को बंगाली हिंदू संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक के तौर पर पेश कर रही हैं। लेकिन बीजेपी का सवाल वही है, क्या सरकारी पैसे से मंदिर बनना संविधान सम्मत है? और क्या वाकई जमीन बदलने के पीछे की वजह धार्मिक दबाव था? महाराष्ट्र की राजनीति से एक ऐसी खबर आ रही है जो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन में खलबली मचा सकती है। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक उद्योगपति गौतम अडानी पर हमलावर हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही सबसे पुराने और अहम सहयोगी शरद पवार गौतम अडानी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। रविवार को बारामती में एक एआई सेंटर के उद्घाटन के मौके पर शरद पवार और गौतम अडानी एक ही मंच पर थे और ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी। अपने भाषण में शरद पवार ने गौतम अडानी की संघर्ष यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अडानी ने शून्य से शुरुआत की और आज उनका सफर देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। जवाब में गौतम अडानी ने भी शरद पवार को अपना मेंटर यानी गुरु बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दशकों में उन्होंने पवार साहब से बहुत कुछ सीखा है। इस घटनाक्रम के दृश्य और भी दिलचस्प थे। मंच पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और उनके भतीजे व डिप्टी सीएम अजीत पवार भी मौजूद थे। राजनीतिक पंडित इसे महाराष्ट्र की राजनीति में एक पिघलती हुई बर्फ के तौर पर देख रहे हैं। जिस तरह से पवार परिवार एक साथ दिखा और जिस तरह से अडानी का स्वागत हुआ, उसने कांग्रेस को असहज कर दिया है। सवाल ये उठता है कि जब राहुल गांधी अडानी अंबानी के खिलाफ नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो शरद पवार का अडानी प्रेम क्या संकेत दे रहा है? क्या महाराष्ट्र में फिर से कोई नया राजनीतिक इक्वेशन बन रहा है? अब बात करते हैं कांग्रेस के स्थापना दिवस की, जो दिल्ली में मनाया गया। यहाँ माहौल थोड़ा हल्का फुल्का लेकिन सियासी संदेशों से भरा था। कांग्रेस मुख्यालय में एक दिलचस्प वाकया हुआ, राहुल गांधी और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बीच। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी, जिसमें उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के संगठन कौशल की तारीफ की थी। उन्होंने एक पुरानी तस्वीर शेयर की थी, जिसमें नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के चरणों में बैठे थे। दिग्विजय ने लिखा था कि कैसे एक साधारण स्वयंसेवक देश का प्रधानमंत्री बन गया, ये संगठन की शक्ति है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने बाद में सफाई दी कि वो विचारधारा के विरोधी हैं, बस संगठन की तारीफ कर रहे थे। लेकिन पार्टी के अंदर इसे लेकर काफी सुगबुगाहट थी। जब रविवार को राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह आमने सामने आए, तो राहुल गांधी ने हाथ मिलाते हुए मजाकिया लहजे में कहा, कल आपने बदमाशी की। ये सुनकर पास खड़ी सोनिया गांधी और बाकी नेता हंस पड़े। ये घटना भले ही हंसी मजाक में हुई हो, लेकिन ये कांग्रेस के भीतर की वैचारिक उलझन को भी दिखाती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में इसी को संभालते हुए कहा कि कांग्रेस एक विचारधारा है जो कभी मरती नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि हमारी सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन हौसले नहीं। लेकिन दिग्विजय सिंह का वो पोस्ट और राहुल की वो टिप्पणी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर, जो सीधे उनकी जेब से जुड़ी है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल अब खत्म होने की कगार पर है।
31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग को लागू हुए पूरे 10 साल हो जाएंगे और अब सबकी निगाहें टिकी हैं 8वें वेतन आयोग पर। सूत्रों की माने तो 1 जनवरी 2026 को से नया वेतन आयोग लागू हो सकता है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों है, इसे समझने के लिए थोड़ा गणित समझना होगा। 2016 में जब 7वां आयोग लागू हुआ था तब बेसिक सैलरी 18,000 रुपए तय की गई थी। उस समय महंगाई भत्ता यानी डीए 0 कर दिया गया था। आज 10 साल बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 58% हो चुका है, यानी 18,000 की बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारी को आज करीब 34,000 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि ये काफी नहीं है। पिछले 10 सालों में महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ी है उस हिसाब से बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। कर्मचारियों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए और न्यूनतम वेतन को 18,000 से बढ़ाकर कम से कम 26,000 या 30,000 रुपए किया जाए। 7वें वेतन आयोग ने ग्रेड पे सिस्टम खत्म किया था, जिसने स्ट्रक्चर को आसान बनाया। लेकिन अब कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी सैलरी में 40 से 50% का जंप आए। जैसे जैसे 2025 का साल खत्म हो रहा है, सरकार पर 8वें वेतन आयोग के गठन का दबाव बढ़ता जा रहा है। आने वाले बजट सत्र में इस पर बड़ी घोषणा की उम्मीद की जा सकती है। अब खबर बॉलीवुड के गलियारों से, जहां एक सुपरहिट फ्रेंचाइजी मुश्किल में पड़ती नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं दृश्यम 3 की। दृश्यम 2 में आईजी तरुण अहलावत का दमदार किरदार निभाने वाले अक्षय खन्ना और फिल्म के मेकर्स के बीच अब कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। खबर ये है कि दृश्यम 3 के प्रोड्यूसर मंगत पाठक ने अक्षय खन्ना को लीगल नोटिस भेजा है। आरोप है कि अक्षय खन्ना ने फिल्म साइन करने और रिलीज डेट घोषित होने के बाद ऐन मौके पर फिल्म छोड़ दी। प्रोड्यूसर ने एक इंटरव्यू में अक्षय खन्ना पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अक्षय खन्ना सेट पर टॉक्सिक माहौल पैदा करते हैं और उनका व्यवहार बहुत अनप्रोफेशनल है। विवाद की असल वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बताया जा रहा है कि अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 के लिए विग पहनने की मांग की थी, जबकि दृश्यम 2 में वो अपने नेचुरल लुक में नजर आए थे। जब मेकर्स ने इसके लिए मना किया तो बात बिगड़ गई। प्रोड्यूसर का कहना है कि अक्षय की हालिया फिल्म धुरंधर हिट हो गई है, इसलिए सफलता उनके सिर चढ़ गई है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब अक्षय के पास काम नहीं था तब उन्होंने सेक्शन 375 और दृश्यम 2 देकर उनके करियर को बचाया। अब सोशल मीडिया पर फैंस बढ़ गए हैं। कुछ लोग इसे प्रोड्यूसर का अहंकार बता रहे हैं तो कुछ अक्षय के नखरों की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अक्षय खन्ना के बिना दृश्यम 3 का वो जादू बरकरार रह पाएगा? कूटनीति के मोर्चे पर भारत और बांग्लादेश के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर गहरी चिंता जताई थी, जिसे अब बांग्लादेश की सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। मामला मेमनसिंह में एक हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की पीट कर हत्या से जुड़ा है। भारत ने इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण गतिविधि करार दिया था, लेकिन आज ढाका से जो जवाब आया है वो हैरान करने वाला है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत का बयान वास्तविकता से दूर है और इन घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। ढाका का कहना है कि ये सांप्रदायिक हिंसा नहीं बल्कि छिटपुट आपराधिक घटनाएं हैं, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते। भारत के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया है कि जब से वहां अंतरिम सरकार आई है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 2,900 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें हत्या, आगजनी और जमीन हड़पने के मामले शामिल हैं। बांग्लादेश का ये रुख कि वो समस्या को मानने से ही इनकार कर रहा है, दोनों देशों के रिश्तों में खटास को और बढ़ा रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने पड़ोस में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप नहीं बैठेगा और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भारत इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उठा सकता है। और अब आज की आखिरी और दुनिया की सबसे बड़ी खबर, क्या 2026 में रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा? इसकी उम्मीद जगी है अमेरिका के फ्लोरिडा से। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के बीच मारे-लागो रिसोर्ट में एक बेहद अहम बैठक हुई है। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बैठक से ठीक पहले उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की है और पुतिन इस बार शांति के लिए गंभीर हैं। ट्रंप ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, मैंने दुनिया के 8 युद्ध सुलझाए हैं, ये सबसे कठिन है, लेकिन हम समझौते के बहुत करीब हैं।
वहीं ज़ेलेंस्की ने बताया कि उनका पीस प्लान 90% तैयार है। इसमें क्षेत्रीय मुद्दों और सुरक्षा गारंटी पर बात हो रही है। लेकिन विडंबना देखिए, जहां फ्लोरिडा में शांति की बात हो रही है, वहीं कीव पर रूस ने आज ही बड़ा ड्रोन हमला किया है, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस बात तो कर रहा है, लेकिन जमीन पर हमले नहीं रोक रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी नई विदेश नीति के तहत इस युद्ध को हर हाल में खत्म कराना चाहते हैं। अगर ये समझौता होता है तो ये 2025 की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या पुतिन यूक्रेन के इलाके छोड़ने को तैयार होंगे या फिर ये शांति समझौता सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा? तो दोस्तों, ये थी 29 दिसंबर 2025 की उन 10 बड़ी खबरों ने जिन्होंने आज देश और दुनिया में हलचल मचा रखी है। चाहे वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति का बंकर वाला डर हो या फिर बंगाल में मंदिर पर छिड़ी सियासत। एक तरफ हम 8वें वेतन आयोग की उम्मीद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बॉर्डर पार बांग्लादेश में तनाव बढ़ रहा है। इन सब खबरों में से किस खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? क्या आपको लगता है कि अक्षय खन्ना के साथ गलत हुआ, या फिर क्या ट्रंप वाकई रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा मकसद आप तक सिर्फ खबरें पहुंचाना नहीं, बल्कि उनका पूरा सच और विश्लेषण पहुंचाना है। अगर आपको हमारा ये प्रयास और ये डिटेल्ड रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कल की ताज़ा खबरें आप मिस न करें। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।